Good morning, class 7th students. In previous class, we finished our chapter number 4 in geography, and I decided to continue our geography book because the chapter are very interesting and very easy to learn and write. So that's why I continue geography book. Uh, Before this, I decide to teach you the history, but in history, the chapter number 5, I think, this is about buildings and monuments and temples. That is not much very important according to your next classes. So I have to cut the syllabus because already board suggest to cut the syllabus by 30%. So which chapters are important and which are helpful in your next classes according to your knowledge. So I decide to continue the geography. So we start today the chapter number 5, water, and the last chapter name was the air, and this is water. Very easy and very easy to learn. Okay, now start. ग्लॉसरी इम्पोर्टेंट्स हैं, आपको हमेशा लिखनी भी हैं और इनके मतलब भी समझने हैं. टेरेरियम, इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स. मतलब ये एक कहते हैं ना, एक एक्वेरियम होता है, एक टेरेरियम होता है. तो मतलब एक ऐसा आर्टिफिशियल जो कि बना हुआ एक डिब्बा हो सकता है, ग्लास का बना हुआ हो सकता है, प्लास्टिक के ग्लास का बना हुआ हो सकता है. ऐसे कई सारे एनक्लोजर, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ होता है और उसमें ना हम छोटे छोटे पौधों को उसी में रखते हैं. अच्छा, उससे होगा क्या और वो चीज़ें क्यों इस तरह से हैं, उसको भी आप आगे जानेंगे. ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी से बढ़ता है क्योंकि टेम्परेचर जो है राइज़ होता रहता है. बाहर से हीट आती जाती है और ये इसका रेडिएशन भी नहीं होता है. और ये जो हीट है, CO2 है या हीट है, वो ऑब्जर्व करते रहते हैं. उससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा से, ग्लोबल वार्मिंग, जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड. आपको याद आता होगा रिवर्स, वाटरफॉल्स, द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, उनका टप टप करना आपके वाटर में, मतलब जो टैप्स में वाटर है वो. चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पडल्स, वो बारिश की उसमें नाव बना के उसको फ्लोट करना, तैरना है वो सब. बाय नून द पडल्स वैनिश, हियर डज द वाटर गो. और जैसे ही कि दोपहर आती है तो आप देखते हैं वो बारिश जिसमें आपने ये सारी, मतलब खेल खेले, आपने उस पानी को देखा, वो कहाँ गया, वो बरसात का पानी, वो सब कहाँ चला गया. द सन्स हीट कॉजेज एवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर, ये सब लोग जानते हैं. कुछ चीज़ें जो कि हमेशा इंपॉर्टेंट टर्म की तरह यूज़ होती हैं, उनको आप हमेशा ध्यान रखें. जैसे आप आज देखेंगे जो सन की हीट है, वो मेन रीज़न है कि इवेपोरेट करता है वाटर को, वेपर भाप में बदलता है. व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, और जब वाटर का वो भाप है बेटा ठंडा पड़ता है, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म क्लाउड्स. तो वो क्या करता है, वो बदलता है बादलों की फॉर्म में जो आसमान में होता है. फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्लो स्लीप. उसके बाद क्या होता है, फिर यही बादल बरसते हैं. अब आप देख सकते हैं ज़मीन पे बरसते हैं, ठीक है, सी में बरसते हैं, और पहाड़ों की तरफ वो स्नो की फॉर्म में होता है. इस तरह से उसकी मतलब फॉर्म जो है बदल जाती है. वो क्लाइमेट का असर है इसलिए भी बदलता है, टेम्परेचर का फ़र्क है इसलिए भी बदलता है कि स्नोफॉल वहाँ क्यों होता है, यहाँ बारिश क्यों होती है. बारिश वही है, बोलते उसको प्रेसिपिटेशन ही है, बट वो स्नोफॉल है. ओके, अब ज़रा इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं. ये बेटा आपका एक टेरेरियम है, ठीक है. इसमें आपने अंदर एक एनक्लोज़र है जिसमें पूरा आपने एक प्लांट को लगा रखा है. और ये पूरी जो एक यहाँ डायग्राम आएगी ना, वो आपको ड्रॉ भी करनी होगी और आपको ड्रॉ करने के बाद समझनी होगी, क्योंकि चीज़ें रटी नहीं जाती हैं. चीज़ों को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करना वो ज़्यादा अच्छा होता है. द प्रोसेस बाय विच वाटर continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle. तो बेटा वहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है किस पे, वाटर साइकिल पे. व्हाट इज़ वाटर साइकिल.
डिफाइन वाटर साइकिल और व्हाट इज़ वाटर साइकिल। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर कॉन्टिन्यूसली चेंज करता है अपनी फॉर्म्स को और सर्कुलेट करता है ओशन के बीच, एटमॉस्फेयर के बीच और ज़मीन के बीच। क्यों? अब आप मुझे एक बात बताइए, जब समुद्र में होता है तो बिल्कुल पानी की फॉर्म में वहाँ होता ही है, जब वो हीट की वजह से इवेपोरेट होता है तो बादलों की फॉर्म में वो कंडेंस होकर ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। और आप देखते हैं उसके बाद वो ज़मीन पे बरसता है, पहाड़ों पे गिरता है, हर जगह बदलता है, और वो फिर पानी पहाड़ों से गिरते हुए नदियों से बहते हुए समुद्र मिल जाता है। फिर वही समुद्र का पानी बार बार इवेपोरेट होता है। वैसे ऐसा नहीं सिर्फ समुद्र का ही होता तो हर जगह का है, बट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर तो बेटा ऐसी नदियों से होते हुए दोबारा समुद्र में जाता है। तो ये पूरी एक साइकिल चलती है, ऐसे पूरा एक साइकिल चलती है बार बार। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम भी आप बनाएंगे। आवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेरियम, हमारी अर्थ भी एक टेरेरियम की तरह है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे, सदियों पहले जो पानी यहाँ था वो आज भी एग्जिस्ट है। क्यों? क्योंकि वो उसी साइकिल फॉर्म में यहाँ पे बरसता रहता है, एक तरह से पूरी फॉर्म वो साइकिल चलती रहती है। द वाटर यूज टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा में हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर 100 ईयर अगो। अब जो वाटर कहीं ना कहीं हरियाणा खेतों में यूज़ हो रहा है, वो कहते हैं कहीं ना कहीं फ्लोट डाउन हुआ अमेजन रिवर से सैकड़ों साल पहले। अब ऐसा क्यों बोला गया है, ये एक बड़ा रीज़न है, समझाएंगे इस बात को। एक्चुअली ये टेरेरियम को ना अपने तरफ से बनाने के लिए बोला है, आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं घर पे, इजी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, बट आप कर सकते हैं। तो बेटा ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं वाटर साइकिल का, ये आप ड्रॉ करेंगे। अब जैसे आप कहोगे कि सर ये पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हार्ड बनाएं, बट हाँ आप हिल्स को शो कर देंगे, आप छोटे छोटे प्लांट्स को शो कर देंगे, ग्रीनरी को। ये नदियां हैं ऊपर से पहाड़ों से बहती हुई यहाँ आ रही हैं, यहाँ समुद्र है। ये एरो अच्छे से लगाएंगे, ये चीज़ों को सारा अच्छे से आप इंडिकेट करेंगे, लेकिन ये पिक्चर जो है आपको वो ड्रॉ करना है बेटा, इस बात का आप ध्यान रखें। फिगर 5.1 आपको ड्रॉ करना ही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड द ग्लेशियर। क्वेश्चन भी अगर आ जाए व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नेचुरल फ्रेश वाटर या व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ, तो आप यही लिखेंगे रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। द ओशियन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। ये चीज़ तो आपको जाननी ही चाहिए कि जो समुद्र होते हैं या हमारे आसपास महासागर होते हैं, ओशियंस हैं, सी हैं, उनमें बेटा खारा पानी होता है, हम सब जानते हैं। द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सैलिन एज इट्स कंटेन लार्ज। अच्छा वो है क्यों? क्यों मतलब इसमें कह रहा है कि जो वाटर है ना ओशियंस में वो बहुत सॉल्टी है और बहुत खारा है। क्यों? इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व सॉल्ट, क्योंकि इसमें बेटा कई तरह के डिज़ोल्व जो हैं घुल चुके हैं, और हर तरह से। आप एक बात बताइए, जानवर इतने सारे रहते हैं, उनका भी वेस्ट जाता है, हमारा भी वेस्ट जाता है, तो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं वो उसमें डिज़ोल्व रहती हैं, इसलिए वो पानी खारा भी है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। और ज़्यादातर जो सॉल्ट है ना वो फॉर्म कौन सी है बेटा? सोडियम क्लोराइड की, उसे NaCl बोलते हैं, क्योंकि सोडियम को बेटा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, साइंस में Na बोलते हैं, ठीक। क्लोराइड को Cl से डिनोट करते हैं, तो NaCl बेटा नमक का फॉर्मूला होता है साइंस की लैंग्वेज में, ठीक। ये चीज़ आपने जानी, और वही कॉमन सॉल्ट होता है टेबल पे जो आप खाते हैं। अगर हम इस मैप की बात करेंगे ना बेटा, आपको क्या समझ में आ रहा है? सॉल्ट लेक सिटी, मिसिसिपी, ये यहाँ पे कई सारे, सुपीरियर, ह्यूरोन, विनिपेग, ग्रेट बैरियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, ऐसे करके कई सारे, ये अमेजन रिवर, अटलांटिक ओशियन, ये सारी चीज़ दी हैं बेटा। ये वाटर बॉडीज़ दी हुई हैं दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं या बड़ी हैं। आप देखिए, ढंग से देखिए, डेन्यू रिवर, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, नाइल रिवर, रेड सी, और ये नाइजर रिवर है, ये कॉन्गो है, ये लेक विक्टोरिया है, ये ऑरेंज रिवर है। आप देख रहे हैं, और ओशियंस को तो आप देख ही चुके हैं पहले से, कैस्पियन सी, ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, वांगो रिवर, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, ये सब वाटर बॉडीज़ है, ओशियन आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। और आप लास्ट तक आएंगे तब आप देखेंगे, देखिए ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी,
पैसिफिक ओशियन ये कोरल सी है, और ये डार्लिंग रिवर है, वहाँ मरे और डार्लिंग रिवर है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कहने का मतलब ये है बेटा, ये तो वाटर बॉडीज़ हैं आपकी। इस पे लिखा है वर्ल्ड मेजर सी लेक और रिवर्स। अब ये जो वर्ल्ड का मैप होगा ना बेटा आपका, ये वाला ये मैप क्लास, ये क्लास आपकी अब ज़रूर होगी मैप की। और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में हम इस बार मैप देंगे। इस बार मैप बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, आप कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे। आपके अगर आपके पास बुक नहीं है तो वो जो ₹1 वाले बेटा मैप आते हैं, जिसमें इंडिया वाला मैप होता है और इस तरह का वर्ल्ड का मैप होता है पॉलिटिकल, वो आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। आप कम से कम 4 to 5 ख़रीद लीजिए, आपका उतने में ही काम हो जाएगा। फिलअप लेकिन पेंसिल से करना। तो ये चीज़ मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डू यू नो सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट। एक वर्ड अभी ऊपर भी आया था सैलिन, ठीक। तो सैलिन का मतलब बेटा ये हो गया कि अमाउंट क्या है सॉल्ट की इन द ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। कहने का मतलब अगर मान लीजिए 1 लीटर बेटा पानी है, ठीक, तो 1 लीटर पानी में कितने ग्राम सॉल्ट की बेटा अमाउंट है, इस अमाउंट को हम सैलिन बोलते हैं, ठीक। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन से 35 पार्ट्स पर 1000। कहते हैं कि जो एक एवरेज अगर हम कहें सैलिनी का अमाउंट कितना होता है क्वेश्चन में, तो वो कहता है 35 पार्ट्स पर 1000। पर 1000 मतलब 1000 की एक वैल्यू ले ली है, यानी कि उसमें 35 के लगभग 35 अमाउंट जो है उसका 35 पार्ट जो है वो सैलिनिटी के 35% कह लीजिए, सॉरी 35 नहीं, लगभग 3.5% या कुछ इससे ऊपर सैलिनी अमाउंट ऑफ वाटर को कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वाटर बॉडीज़ का, मतलब ओशियन है, आइस कैप, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर, लेक्स वगैरह वगैरह, जैसे अभी आपने ऊपर के मैप में देखा। We all know that 3/4 of the Earth's surface is covered by water. 3/4 3/4 इसका मतलब है बेटा 75%। ये फ्रैक्शन में नंबर बोल देते हैं, ये परसेंटेज में बोलते हैं। अर्थ पे वाटर ही वाटर है। इफ़ देयर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, अगर इस पूरी अर्थ पे हमारे पास बेटा ज़्यादा पानी हो जाए लैंड के बजाय, वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैरसिटी। सॉरी मैं गलत बोल गया। अगर बेटा पानी ज़्यादा है ज़मीन से हमारे यहाँ, तो ऐसा क्यों है कि बहुत सारे कंट्री जो हैं पानी की कमी महसूस करते हैं, वाटर स्कैरसिटी महसूस करते हैं। इज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस, क्या वाटर सभी के लिए अर्थ पे अवेलेबल है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। अब जरा आप देखें तो बेटा ओशंस में 97.3 वाटर है, लेकिन वो सैलिन वाटर है, मतलब खारा है। आइस कैप्स पे सिर्फ 2% है, ग्राउंड वाटर में भी मात्र 0.6% है, फ्रेश लिटर में वाटर लेक्स तो बहुत ही कम है, और जो इनलैंड सीज़ और सॉल्ट लेक होती हैं मतलब हमारी कंट्री के अंदर वो भी बहुत परसेंट पे, एटमॉस्फेयर में कम है ही है, और रिवर्स में इतना सा पानी, ये 100% हो गया। और ये आपका फ्रेश वाटर है इतना, तो 97% तो बेटा सैलिन वाटर है, और फ्रेश वाटर तो इतना है, और इतने में भी सबको नहीं मिल रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे वाटर सबको अवेलेबल नहीं है। डेड सी इज़ द इन इज़राइल हैज़ सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। अब आप मुझे ये बताओ, वहाँ कह रहा था 35 पार्ट्स होना चाहिए एवरेज पर 1000 पे, डेड सी में 340 है बेटा, इससे कई गुना ज़्यादा, और वो भी सिर्फ 1 लीटर पानी में। ये तो 1000 की बोल रहा था। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक इट डेंस। अब बात ये है उसमें नमक इतना ज़्यादा है बेटा, डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि आप ना उसमें फ्लोट ऊपर की तरफ ही तैरने लगते हो, इसलिए उसको डेड सी बोला है। इज़राइल में है ये, इतना ज़्यादा खा रहा है वहाँ पे। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय सिंपल एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के जरिए भी समझाया है इसको, और ये देखिए ये एक्टिविटी है यहाँ पे बेटा, ये वाली आप रीड कर सकते हैं। मैं तो उसमें नहीं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग। वाटर इज़ अब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। हम सब जानते हैं कि वाटर कितना ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए।
वाटर अलोन कैन क्वेंच अवर थर्स्ट, वो हमारी प्यास मिटा सकता है जब हम प्यासे होते हैं. नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली. हम सब जानते हैं जब हम पानी का अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस वाटर प्रीशियस रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं. और आप इस तरह की बहुत सारी खबरें पढ़ते हैं. आप राजस्थान में हैं, आप इस तरह की चीज़ें बहुत सारी फेस करते होंगे. आप देखिए बहुत सारी नदियों में पानी डेंजर की हालत में है. आप देखते हैं नाव पड़ी हुई है, यहाँ पानी नहीं है. गंगा जो है उन 10 रिवर में से एक है जो कि मर रही है. मरने से मतलब पानी ही नहीं है. तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. ये अखबारों की हेडिंग्स हैं बेटा. ये हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. 22 March is celebrated as World Water Day when the need to conserve water and reinforced in different way. 22 मार्च को बेटा हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे. अब उसको इसलिए करते हैं ताकि उस प्रोग्राम में लोगों को अवेयर किया जाए, उनको समझाया जाए, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस बताई जाए, उन्हें हमें समझा सकें कितना कंज़र्व करना ज़रूरी है वाटर हमारे लिए अलग अलग तरीक़ों से. ठीक, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, चाहे कोई अदर हो, ताकि हम अपनी लाइफ को यहाँ पे बचा सकें और उसको जीवन को बचा सकें अर्थ पे. ओशन सर्कुलेशन की बात होगी पहले. देयर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग वेयर फीट ऑन द सी शोर. समुद्र के किनारे बीच पे नंगे पैर चलना बहुत ही अनुभव अच्छा होता है. वहाँ पे मज़ा आता है, काफ़ी सुकून मिलता है. द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव, एवरीथिंग इज़ सो फैसिनेटिंग. यहाँ पे वो समझा रहा है कि आप उस रेत पे जब चलते हैं ना नंगे पैर, आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है. ठंडी हवा चल रही होती है, सी बर्ड्स होती हैं, नमक की खुशबू आ रही होती है एयर के ज़रिए सॉल्ट की, और लहरों की आवाज़ आ रही होती है. सब बहुत अमेजिंग लगता है. अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली. अगर झील की बात करें, पॉन्ड की बात करें, तो बेटा वहाँ पे तो पानी मूव करता नहीं है, भरता ही रहता है, भरता ही रहता है. बट जो आपका ओशन वाटर होता है ना, वो मूव करता रहता है कॉन्टिन्यूसली. इट इज़ नेवर स्टिल, ये कभी रुकता नहीं है. द मूवमेंट दैट अकर इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैरेक्टराइज अ वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स. अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन आए कि जो मूवमेंट है ओशन की, उसको हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं. इन हाउ मैनी वेज द मूवमेंट ऑफ ओशन विल बी कैटेगराइज. तो आप लिखेंगे दे विल बी कैटेगराइज एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स, क्योंकि लहरें आना, ज्वार भाटा आना और इस तरह की छोटी छोटी तरंगें उठना, लहरों का उठना, इनमें फ़र्क होता है. होती तो लगभग एक जैसी चीज़ें हैं, बट उनकी अमाउंट, उनकी स्पीड और उनकी स्पेसिफिकेशन की वजह से हम उनको अलग अलग डिवाइड करते हैं. ये पैसिफिक ओशन का यहाँ पे वो दिखाया है सीन, देखिए. वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाइंड स्क्रैप अक्रॉसेस द ओशन सरफेस. वेव्स कब होती है? आपने कभी देखा है बहुत तेज़ अगर समुद्र के ऊपर से अगर हेलीकॉप्टर गुजर रहा है तो पानी बहुत तेज़ हिलने लगता है. वो जो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, वाइब्रेशंस होती हैं बेटा, वो वेव्स होती हैं. ऐसे जैसे समुद्र के ऊपर से हवाएं तेज़ होकर निकलती हैं सी सरफेस को टच करते हुए, पानी की सतह को, तो वहाँ से जो मतलब गुजरती हैं उसके वहाँ समुद्र के ऊपर से, तो उनको हम वेव्स कहते हैं बेटा. ठीक. द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लो द बिगर द वेव्स बिकम. जितनी तेज़ हवा बहेगी बेटा, उतने ही तेज़ आपकी तरंग उठेगी समुद्र में से. एक ये भी चीज़ होती है. तो इसीलिए वेव्स को पहले समझाया गया है. ज़रा देखें तो आप वेव्स को. When you are playing through a ball on beach and the ball falls into the water, what happens? सब जानते हैं. It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. ये जो ऐसे तरंगे, ऐसे लहरें उठती हैं, ये वापस, ये देखो ऐसे ऐसे करके है ना, ये अब ये इसका अमाउंट ज़्यादा हो गया, अब ये ऐसे फिर यहाँ आता है, फिर इसको डिस्टर्ब करता है, फिर ये ऐसे उठ के शी शोर तक इस तरह से पानी जाता है, तो वो हमारे वापस आ जाता है. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. ये है बेटा आपका आंसर. ये आपका आंसर है. व्हाट इज़ वेव्स? व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन, ओशियन की सरफेस पे जो वाटर है वो राइज, उठता है, और फॉल, तुरंत गिरता है. ये उठा, जैसे ये उठ रही हैं किरणें, ये उठ रही हैं तरंग, मतलब पानी का अमाउंट, और नीचे गिर रहा है, फिर ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है. अल्टरनेटली इसके गिरने को हम लोग वेव्स कहते हैं बेटा. ठीक है, ये वेव्स हैं आपकी. देखिए, ये तो मूवीज़ में भी आप देखते रहते हैं बेटा. डू यू नो
Tsunami is a Japanese word that means harbor. Waves at the harbor gets destroyed whenever there is tsunami. सु मीन्स होता है बेटा हार्बर, और नामी मतलब होता है वेव्स, यानी कि हार्बर मतलब समुद्र के किनारे जो शहर होते हैं ना, उससे उसके पास से जो उठने वाली भयंकर तरंगें होती हैं, उससे वाटर बॉडी वो है काफ़ी डिस्टर्ब होती है। बहुत भयंकर जो स्टॉर्म आता है वो सुनामी होता है। वो जैपनीज़ वर्ड है, और जब ये आता है तो वो काफ़ी सारा डिस्ट्रॉय करता है चीज़ों को वहाँ आसपास। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जब तूफान आता है, द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स, तो हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, अपनी बहुत स्पीड से होती हैं, और ह्यूज वेव्स मतलब बहुत बड़ी बड़ी तरंगें बना देती हैं। दीज में कॉजेज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एन अर्थक्वेक, ए वोल्केनिक एरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। जैसे भूकंप आए या लावा निकले किसी ज्वालामुखी से, या अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाए जिसकी वजह से बहुत सारा समुद्र का पानी वाटर में डिस्टर्ब हो जाए, तो रिज़ल्ट क्या होता है, एक बहुत भयंकर टाइडल वेव उठती है, ह्यूज, बहुत बड़ी बड़ी। उन्हीं को बेटा हम सुनामी कहते हैं। सोच के देखिए आप। दैट मे बी हाई एज 15 मीटर, और वो 15 मीटर तक कोई ऊंचाई हो सकती है। 15 मीटर आप समझते हैं कितना होता है बेटा? 15 मीटर आप ऐसे जान लीजिए जैसे आपकी स्कूल की इस बिल्डिंग की ऊंचाई है, इससे भी शायद और भी ज़्यादा। अब आप सोच लीजिए, इतना तो आप मान ही लीजिए, और इससे ज़्यादा भी। 15 मीटर बहुत होता है, इतनी ऊंचाई की ह्यूज वेव्स आती हैं। इस फॉर्म द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। ओ माय गॉड, कहते हैं सुनामी की सबसे लार्जेस्ट वेव थी वो 150 मीटर हाई मेज़र की गई है। दीज वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। अगर इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तरंगें आएंगी तो आप सोच भी सकते हैं कि उसके बीच में कुछ भी आएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। एक मूवी है 2012 हॉलीवुड की, आपको देखनी चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। द सुनामी ऑफ 2004 कॉस्ट वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। और मैं 2004 में बेटा 9th क्लास में था, मुझे आज भी याद है, मैं हॉस्टल में पढ़ता था। तब सुनामी आया था, श्रीलंका, तमिलनाडु, उड़ीसा वगैरह, तो बहुत तबाही मचाई थी। द इंदिरा पॉइंट इन अंडमान निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। आपको मालूम है इंदिरा पॉइंट इंडिया का सबसे साउदर्न पॉइंट है अंडमान निकोबार में, मतलब सबसे साउथ की तरफ वो पॉइंट है इंडिया के। सुनामी की वजह से बेटा वो डूब चुका है, पता है आपको? सुनामी का इतना भयंकर इफेक्ट पड़ा है, यानी कि वाटर लेवल इसका समुद्र में बढ़ा है, और जो ज़मीन ऊपर के जो निचले निचले स्तर पे हिस्से हैं वो कहीं ना कहीं डूब गए, बहुत सारे हिस्से डूब गए। तमिलनाडु में तो बहुत ज़्यादा तबाही आई थी। तो ये वेव्स के बारे में था बेटा, स्टॉर्म्स के बारे में था, और सुनामी के बारे में था। और ये 2004 की ना यहाँ पे घटना दी है बेटा, सुनामी। ये पूरा सुमात्रा, इंडोनेशिया, वर्मा और पूरा इंडिया होते आते वो पूरा भयंकर तबाही मचाई थी उसने। ये उसके बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है बेटा, वो तो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। फिर वो पूरा इंडियन ओशियन तक आ जाता है, इसमें पूरी कहानी दी है उसकी। इंडियन ओशियन तक आता है, इंदिरा पॉइंट है वो पूरा मर्ज हो गया, एपिक सेंटर सुमात्रा की तरफ था। श्रीलंका में बहुत भयंकर तबाही मचाई बेटा। फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी और इनके जो कोस्टल एरिया थे वहाँ बहुत ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा लोग इफेक्ट हुए, आप सोच सकते हैं। और अर्थक्वेक तो खैर नहीं आया था, बट इंडियन ओशियन में उस तरह की बहुत सारी जो डैमेजेस था और जो पूरा सिस्टम था वो पूरा हिला कर रख दिया था यहाँ पे। उस टाइम लाइफ जो थी बहुत भयंकर, ये डिस्ट्रक्शन है सुनामी की वजह से। तमिलनाडु कोस्ट पे पूरा शहर, गाड़ियाँ, घर बेटा सब बर्बाद हो गया था उस टाइम। पूरा एक पैराग्राफ इस पे दिया, ये देखिए पूरा दिया यार, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद बेटा हम लोग टाइड्स पे आएंगे, और टाइड के बाद आई थिंक एक आपका हेडिंग और रह जाएगा, टाइड, वो होगा ओशन करेंट्स। तो ये टॉपिक जो हम बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, डू यू नो के काफ़ी सारे फैक्ट हो गए, वो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक। छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए, वो हम भेजेंगे। एंड मुझे लगता है मैं लास्ट टाइम भूल गया था आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजना, आज हम नहीं भूलेंगे, आज हमको याद से भेज देंगे। और जो लास्ट चैप्टर के आपके हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में जो मतलब क्वेश्चन आंसर्स थे, अगर वो रह गए तो हम वो भी भेजेंगे आपको।
बट आप अच्छे से पढ़िए, भले ही हम 2 या 3 टॉपिक्स को लेकर चलें, अच्छे से समझें। डायग्राम जो आप ड्रॉ करने के लिए दिया जाता है तो वो डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मैं बुक से इसीलिए कई बार क्लास लेने की कोशिश इसलिए ज़्यादा करता हूँ, जैसे ये बुक से ही मेरी रीडिंग चल रही है, आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको अपनी बुक सामने रखने के बाद सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ सकें और आप छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर सकें। मैं तो अंडरलाइन करते करते इसलिए आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मैं चीज़ों को समझा रहा होता हूँ, बट जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है मैं कई बार राउंड कर देता हूँ या फिर मैं रब करने के बाद उसको बोल देता हूँ कि बेटा ये इसका आंसर है, ये यहाँ से है, तो आप समझ जाएँ कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिखना है जब हम क्वेश्चन आपको बताएं तब। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होएं। आपको मुझे लगता है हैबिट भी अच्छी आ गई है, लेकिन आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटा आप मुझे कॉल मैसेज कर लिया करो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आप करेंगे 2 PM के बाद। ठीक, ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।